हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लासेस पर। आज हमारा जो सामान्य ज्ञान का ये क्या होगा, पेपर 2 होगा, जो मॉडल पेपर होगा। और ये PYQ नहीं है, ये क्या है कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि हाँ, कि आपके GDM में ये सवाल मिल सकते हैं, आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुशासन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। सवाल ये है, तो राष्ट्रीय सुशासन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, बताओ जरा। तो ये मनाया जाता है आपका 25 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। क्योंकि आप देखेंगे तो जो 25 दिसंबर 1932, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ। कहाँ पर? ग्वालियर। MP में इनका जन्म हुआ। ठीक है, तो ये जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, इनकी जयंती को ही हम लोग मनाते हैं क्या? राष्ट्रीय सुशासन दिवस, यानी कि नेशनल गुड गवर्नेंस डे भी मनाते हैं। ठीक है ना। और तो अगर यहाँ पे एक चीज अभी देखते हैं हम लोग कि तो यहाँ पे एक पॉइंट ये चीज यहाँ पे मेंशन करेंगे कि 32 की जगह पे यहाँ पे आपका 24 होगा। ठीक है, और अभी क्या है कि 2024 चल रहा है। ठीक है ना, तो यानी कि जो 25 दिसंबर 25 दिसंबर 2024 को अटल जी की क्या है, 100वीं जयंती मनाई गई। ठीक है, कौन सी 100वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, तो ये 2024, क्योंकि 1924 में जन्म हुआ, तो 2024 में ये 100वीं जयंती इनकी मनाई जाएगी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखिए, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, इनके बारे में एक चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के संदर्भ में आपको एक ध्यान ये रखना होगा कि इनकी जो समाधि स्थल है उसका नाम क्या है। तो जो समाधि स्थल है इसका नाम है सदैव अटल, जो कि कहाँ पे है? दिल्ली में है। उसके अलावा एक चीज ध्यान रखना है अटल जी के बारे में कि सबसे सबसे कम कार्यकाल सबसे कम कार्यकाल वाले ये क्या रहे हैं? प्रधानमंत्री रहे हैं। प्रधानमंत्री थे। ठीक है, यानी सबसे कम समय तक, यानी कुल मिला के 13 दिनों के लिए ये बने थे। फिर बाद में ये 4 सालों के लिए बने। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना कि सबसे कम समय तक। ठीक है, बाकी इनके नाम पे देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जो क्रिकेट स्टेडियम है, जिसको इकाना स्टेडियम कहते हैं, जो कि लखनऊ में है। अटल सेतु की बात करते हैं, तो अटल सेतु है, तो अटल सेतु ये मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ता है। और ये समुद्र पे बना सबसे लंबा पुल है, लगभग 21.8 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहीं पर ये चीज़ की बात की जाए कि अटल सेतु कहाँ पे है, तो अटल जो सेतु है ये किसको जोड़ता है? मुंबई को ये जोड़ता है, नवी मुंबई को। ठीक है, तो अरब सागर में है। ठीक है, ये जोड़ता है। और अटल सेतु की जो लंबाई है वो है 21.8 किलोमीटर। ठीक है, तो ये अटल सेतु था ना कि समुद्र पर
बना सबसे, ये क्या है, लंबा पुल है, ये सबसे लंबा पुल है। अरुण ग्रह निम्नलिखित में से किस गैस की उपस्थिति के कारण हरे रंग का दिखाई देता है? प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन, ऑर्गन। तो ये सही आंसर क्या आपका, मीथेन। ठीक है, मीथेन यानी कि CH4। ठीक है ना। तो जो मीथेन है, मीथेन का कई सारा स्रोत है निकलने का। जैसे आप देखोगे कि जो धान के खेत होते हैं, धान के खेतों से भी जी मीथेन गैस निकलती है। उसके अलावा जो कोयला की जो खदानें होती हैं, वहां से भी मीथेन गैस निकलती है। उसके अलावा जो जानवर होते हैं, पशु होते हैं, जैसे भैंस गाय हो गई, तो ये जब जुगाली करते हैं, जब मुख चलाते हैं, तो उनके मुख से भी मीथेन गैस निकलती है। ठीक है ना। तो ये आपसे पूछ लेगा कि मीथेन गैस का एक प्रकार से मैं अगर स्रोत देखूं तो ये कहाँ कहाँ पे है? धान के खेत, धान के खेत, उसके अलावा जुगाली करते पशु, और उसके अलावा कोयला खादान, कोयला के खादान से ये मीथेन गैस आपको क्या होती है, निकलती है। ठीक है, CH4। तो जो आपका अरुण ग्रह है, ठीक है, अरुण ग्रह की बात करते हैं, तो अरुण को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं अ, अरुण ग्रह। आप कहेंगे कि ये सूर्य से अगर नंबर देखा जाएगा तो ये 7वें नंबर का आएगा। ठीक है, ये 7वें नंबर का आ जाता है। ठीक है, तो ये 7वें नंबर का है। उसका देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? ठीक है, तो 156, 352, 280 या फिर 148। तो 148 सही है। तो ये इसे हम लोग CAG भी कहते हैं, CAG, यानी कि कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो CAG जो इसे हम लोग कहते हैं कैग। ठीक है, कैग, जिसको हिंदी में कहेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो ये जो कैग है, इसका जो कह सकते हैं कि संविधान के किस भाग में इसका उल्लेख है? तो भाग तो कौन सा होगा, 5। और जो आर्टिकल है, अनुच्छेद, वो कहां से कहां तक है? तो 148 से लेकर 151 तक। कहां से? 148 से लेकर 151 तक। आपका वो संबंध 156 जो है वो राज्यपाल संबंध रखता है। देखो, दंती दुर्ग, जिसे दंतिवर्मन द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, डैश डैश वंश के संस्थापक थे, पाल, गंग, राष्ट्रकूट, चोल। तो ये जो है राष्ट्रकूट। ठीक है, क्या थे? राष्ट्रकूट। बाकी पाल वंश की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में थे। पाल वंश कहाँ के थे? पश्चिम बंगाल में थे। बाकी चोल जो थे, ये कहाँ के थे? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु वाले हिस्से के थे। ठीक है, चलो अगला आ जाओ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे व्हाइट माउंटेन के नाम से जाना जाता है? देखो, व्हाइट माउंटेन, ठीक है, व्हाइट माउंटेन के नाम से जाना जाता है जो ओयू, मकालू, धौलागिरी फर्स्ट, लहोत्से। तो आपका जो धौलागिरी क्या है, फर्स्ट है। अब ये जो धौलागिरी फर्स्ट है, ये हालांकि नेपाल में है। कहाँ पे है ये नेपाल में है। और जो आपका ग्रेट हिमालय या महान हिमालय, उसका ये क्या है, पार्ट है। लेकिन धौलाधर एक है, ध्यान रखेंगे, एक कौन सा है, धौलाधर है। तो जो धौलाधर जो श्रेणी है, ये हालांकि हमारे भारत में कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। और ये कहीं ना कहीं आपका जो मध्य या आपका हिमाचल हिमालय है, हिमाचल हिमालय का क्या है, भाग है ये। ठीक है, और जो ये धौलागिरी है, ये ब्रज हिमालय का भाग है, और ये नेपाल में है। ठीक है, कहाँ पे है, नेपाल में है, ध्यान रखिएगा।
मोजोक मोजेक रोग निम्नलिखित में से किस पौधे से संबंधित है? केला, आलू, तंबाकू या कपास? ठीक है, देखिए जो मोजेक रोग है वो सबसे पहले देखा गया था तंबाकू के पत्तों पर, ठीक है ना, जिसे वायरस की वजह से होता था। वायरस की खोज की बात करते हैं तो ये मोजेक रोग के दौरान ही हुआ था। मार्गोम कली एक पारंपरिक लोक कला है जो डैश डैश राज्य से संबंधित है। ये हालांकि आपने कई बार इसे पढ़ा भी है कि मार्गोम कली जो एक पारंपरिक लोक कला है ये आपका केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। ठीक है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय को मापने का कौन सा सही तरीका नहीं है? उत्पाद, आय, व्यय या वस्तु? वैसे आय व्यय जो होता है और उत्पाद होता है ये तो एक राष्ट्रीय आय को मापने का एक तरीका होता है, लेकिन वस्तु का दृष्टिकोण ये आय मापने का तरीका नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसके पास संसद की संयुक्त बैठक बुलाने का संवैधानिक अधिकार है? तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष? देखिए जब भी संयुक्त बैठक होगी तो वो हमेशा बुलाएगा राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत, जबकि उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ठीक है, तो अगर ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि संयुक्त बैठक राष्ट्रपति राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत आहूत करता है। आहूत मतलब बुलाता है, आहूत करता है, जबकि बैठक की अध्यक्षता जबकि बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, क्योंकि लोकसभा की मेजोरिटी वहां पे क्या होती है? ज्यादा होती है, इसीलिए लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, तो ये 108 तो जो आपकी ये संसद है ना, संसद पार्लियामेंट, तो संसद की जो संयुक्त बैठक होती है, ठीक है ना, तो ये जब कभी भी कोई साधारण विधेयक है जब उससे कोई मतभेद हो जाता है तो ये संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और दोनों बैठक संयुक्त बैठक बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति बुलाएगा आर्टिकल 108 के तहत। लेकिन उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो वो करेगा लोकसभा का अध्यक्ष जो स्पीकर होगा। क्यों? क्योंकि उसकी मेजोरिटी ज्यादा होती है लोकसभा की। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? निम्नलिखित में से जीवों का कौन सा समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? प्रोटोजोआ और शैवाल, शैवाल और लाइकेन, प्रोटोजोआ और लाइकेन, शैवाल, जीवाणु और कवक। देखो इसमें जो आपका सही आंसर है उसके लिए आपका जो सही है जीवाणु और कवक। क्या है? जीवाणु और कवक जो होते हैं, ठीक है, ये आपको पर्यावरण को स्वच्छ रखने में क्या करते हैं? सहायक करते हैं, जीवाणु और कवक। ठीक है, वैसे अगर यहाँ पे हम लोग एक चीज यहाँ पे देखेंगे, जो ये लाइकेन होता है जिसे लीचेन भी कहते हैं, ठीक है ना, जो आपका लाइकेन है, तो लाइकेन के पत्तों से पत्तों से आपका लिटमस, ठीक है, लिटमस पेपर बनते हैं, लिटमस लिटमस पेपर बनते हैं। और जो लाइकेन होता है ये एक सहजीवी संबंध दर्शाता है, सिम्बायोटिक रिलेशन दर्शाता है, क्योंकि इसमें कवक व शैवाल का मिश्रण होता है, शैवाल का ये मिश्रण है। ठीक है, तो जो लाइकेन होता है ये पर्यावरण का इंडिकेटर बहुत अच्छा है, यानी कि जिस एरिया में अगर जो वायु प्रदूषण
अगर होगा वहाँ पे लाइकेन अपने आप ही उनका डेथ होना शुरू हो जाएगा, उनकी संख्या कम होती चली जाएगी। तो ये कह सकते हो वायु प्रदूषण का एक अच्छा संकेतक, एक अच्छा सूचक कौन है, तो लाइकेन है। कौन सा है, लाइकेन है। ठीक है, तो ये सहजीवी संबंध दर्शाता है। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशन दर्शाता है। देखिए हेरिटियरा, हेरिटियरा फॉर्म्स किस वन में पाए जाते हैं, नीलगिरी, नंदा देवी सुंदरवन या शेषचलम हिल्स। देखो जो आपका हेरिटियरा जो फेम्स है ये सुंदरवन की डेल्टाओं में या वहाँ पाए जाते हैं, सुंदरवन के वन में। और ये कहाँ पे है, तो ये है पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे। शेषचलम हिल्स जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है। और ये सभी, अगर मान लें नंदा देवी कहाँ पे, उत्तराखंड में है। नीलगिरी कहाँ पे है, ये आपका तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु, उसके अलावा केरल और कर्नाटक, कर्नाटक। ठीक है, ये सीमा पे है। ठीक है, तो ये हालांकि चारों के चारों के हैं आपके शामिल है किसमें, यूनेस्को की सूची में शामिल है। ठीक है, यूनेस्को की सूची में ये क्या है, शामिल है। चलिए अब देखिए, महामस्तकाभिषेक एक जैन उत्सव है जिसे प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार निम्नलिखित में से किस जैन मंदिर में मनाया जाता है, गोमतेश्वर, पार्श्वनाथ, शांतिनाथ, अजितनाथ। दो जो गोमतेश्वर की मंदिर है, गोमतेश्वर का जो मंदिर है, इस मंदिर में ठीक है जो बाहुबली, बाहुबली की जो मूर्ति है, ठीक है, तो गोमतेश्वर क्या है, एक क्या है, मंदिर है, बाहुबली की मूर्ति है। वहां पे क्या होता है, प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार महामस्तकाभिषेक होता है। ठीक है, और ये जो गोमतेश्वर मंदिर है ये कहाँ पे है, तो कह सकते हैं श्रवण श्रवण बेलगोला एक जगह है, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में ये जगह है। तो प्रत्येक 12वें वर्ष बाद यहाँ पे क्या होता है, महामस्तकाभिषेक होता है। आपने सुना होगा चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उन्होंने अपना जो शरीर है संलेखना पद्धति से यही श्रवण बेलगोला में ही जाकर त्याग दिया था। जैन धर्म में जो आप कहें संलेखना पद्धति क्या है कि बिना कुछ खाए पिए जब शरीर को त्याग दिया जाता है तो उसे संलेखना पद्धति कहते हैं, किसमें, जैन धर्म में। ठीक है, तो ये बाकी पार्श्वनाथ, शांतिनाथ, अजितनाथ ये लोग क्या हैं, ये लोग कहीं ना कहीं जैन तीर्थंकर है। क्या है, जैन तीर्थंकर है। ठीक है, जबकि पार्श्वनाथ क्या है, 23वें तीर्थंकर है। निम्न में से जीवोम बायोम की विशेषता शंकुधारी वन है जिसमें ज्यादातर चीड़, स्प्रूस और लार्च शामिल हैं, घास स्थल, टुंड्रा, टैगा या मरुस्थल। यानी कुल मिला के पूछ रहा है कि जो शंकुधारी वन होते हैं, ठीक है ना, जैसे चीड़ हो गया, स्प्रूस हो गया, लार्च हो गया, ये किस प्रकार के वनों में क्या होते हैं, शामिल होते हैं, घास स्थल में, टुंड्रा में, टैगा में या फिर मरुस्थल में। तो ये टैगा वन होते हैं। क्या होते हैं ये टैगा वन होते हैं, जो आपको अधिकतम ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री को आधिकारिक रूप से नियुक्त करता है, राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय। तो देखिए जो राष्ट्रपति हैं वही प्रधानमंत्री को क्या करते हैं, आधिकारिक ऑफिशियल रूप से उनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है ना, उनकी नियुक्ति करते हैं। अब यहाँ पे देखें भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। ठीक है, तो अब मान लो दिसंबर 2024 तक की हम बात कर रहे हैं, तो दिसंबर 2024 तक जो आपके CGI हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है संजीव खन्ना। क्या नाम है, संजीव खन्ना। तो ये क्या है, वर्तमान में भी भारत के क्या है, मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, क्या है, मुख्य न्यायाधीश हैं। और अभी की और जब बात की जाए तो एक चीज और भी आप ध्यान रखेंगे कि अभी क्या हुआ है कि 26 दिसंबर, ठीक है, 2024 को
भारत के 13वें पीएम श्री मनमोहन सिंह सिंह का 92 ईयर्स 92 साल की अवस्था में दिल्ली में क्या हो गया, निधन हो गया। तो दिल्ली में जो एम्स है वहाँ पे इनका निधन निधन हो गया है, ठीक है। जबकि इनका जन्म जो हुआ वो हालांकि 26 सितंबर 1932 को, और ये हुआ था कहाँ पर, तो पंजाब, ठीक है। पंजाब, पंजाब कहाँ पड़ता है, जो उस समय पाकिस्तान में पड़ता था, ठीक है। जबकि जन्म की हम लोग बात कर लें, जन्म जो इनका हुआ वो 26 सितंबर 1932 को हुआ था, ठीक है। पंजाब, पंजाब वो वाला हिस्सा जो कहाँ पे है, पाकिस्तान में पड़ता है, अब पाकिस्तान में पड़ता है, उस वाले हिस्से में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। तो ये इनका जो हालांकि कार्यकाल आप देखेंगे तो 2000, क्योंकि ये देश के 2 बार क्या रहे, प्रधानमंत्री रह चुके हैं, क्योंकि 2004 में ये पहली बार आए थे, और 2004 से ये लगातार रहे 10 सालों तक, ये 2014 तक ये प्रधानमंत्री के पद पे रहे। और पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में ये वित्त मंत्री भी रहे थे। और जब वित्त मंत्री ये रहे थे तो उस समय इन्होंने देश में जो आर्थिक संकट चल रही थी 1991 में, तो आर्थिक संकट को उभारने के लिए, उससे आगे को देश ले जाने के लिए इन्होंने क्या किया था, उदारीकरण की नीति लेकर आए थी, यानी एलपीजी की नीति भी लाए थे 1991 में। तो ये ध्यान रखेंगे कि 1991 में उदारीकरण, वैश्वीकरण व निजीकरण की नीति, निजीकरण की नीति पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में रहे वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा लाया गया, ठीक है, इनके द्वारा लाया गया था, ठीक है। तो अगर आ जाए कि भारत में आर्थिक सुधार कब आया, मतलब उदारीकरण की नीति कब आई, तो बता सकते हैं कि 1991 में आया था, ठीक है। ठीक है, तो ये बातें आपको इतनी ध्यान रखनी है। चलिए अगला देखिए, 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद किसने उसकी भारतीय संपत्ति पर अधिकार कर लिया। अब लिखा है कि उसकी भारतीय संपत्ति, भाई मोहम्मद गौरी एक बड़ा क्या था, शासक था, इसने विभिन्न देशों पर क्या किया था, शासन किया, उसको जीता, विजित किया। लेकिन अब क्या है कि जो भारत में जो संपत्ति उसने जीती थी, तो उस पर अधिकार किसने कर लिया, तो उस पर अधिकार किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया, ठीक है। किसके द्वारा किया गया, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लोग मानते हैं क्या, गुलाम वंश का संस्थापक, गुलाम वंश का संस्थापक मानते हैं, ठीक है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर देखा जाए तो इसने क्या क्या काम किया, इसने एक तो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया अजमेर में, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, कहाँ पे, अजमेर।
अजमेर मतलब राजस्थान में। उसके अलावा इसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी बनवाया इसने। भारत में निर्मित पहली मस्जिद इसने ही बनाया था, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे है? ये दिल्ली में है। दिल्ली मतलब कि जो आपका कुतुब मीनार परिसर है उसी में है ये, ठीक है। उसके अलावा कुतुब मीनार किसने क्या डाली? नींव डाली थी, नींव डाली, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी इल्तुतमिश को हम लोग गुलामों का गुलाम कहते हैं, और रजिया सुल्तान को कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला, ये क्या क्या थी? शासिका, शासिका है ये, ठीक है। तो ये आपको इतनी बातें ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। भारत के तटीय मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्यों आपने देखा भारत का जो ये तटीय मैदान है इस तरीके से, तो ये अरब सागर वाला है पश्चिमी तट, ये पूर्वी तट है बे ऑफ बंगाल का, ठीक है, बे ऑफ बंगाल का। तो इसने क्या बोला है कि पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान है। हाँ तो ये सही है, जो पश्चिमी ये मैदान जो है ये क्या है? जलमग्न है, थोड़ा सा क्या है, ये पानी से कह सकते हैं ऊपर तक चढ़ा हुआ है, ये जलमग्न है, डूबा हुआ हिस्सा है, ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। तो हाँ सही है, जो इधर वाला मैदान है ये कम चौड़ा है। ये क्या है? ये कम चौड़ा है। क्यों कम चौड़ा है? रीजन क्या है कि यहाँ पर जो नदियां गिरती हैं वो डायरेक्ट समुद्र में गिर जाती हैं, मिल जाती हैं, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया थोड़ा सा है। लेकिन जो पूर्वी आपका हिस्सा है, जो पूर्वी घाट है, यहाँ पे बड़ी बड़ी नदियां क्या करती हैं? मोहना बनाती हैं, अपने साथ में बहुत सारे गाद लेकर आती हैं, और क्या करती हैं? डेल्टाओं का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। जैसे आप देखेंगे गंगा देख लो, है नहीं, गंगा बात कर लें, या फिर ब्रह्मपुत्र की बात कर लें, कृष्णा की बात करो, गोदावरी की बात कर लें, ठीक है, वैगई की बात कर लें, तो ये महानदी की बात कर लें, ये सभी नदियां पूर्वी तट पर अपना मुहाना बनाती हैं, और यहाँ पर जो तट है वो काफी चौड़ा है और कृषि योग्य भी है, ठीक है। तो यही बात सही है। मझगांव पश्चिमी तट पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। अब देखिए मझगांव जो है वो पड़ता है मुंबई में। कहाँ पड़ता है? मुंबई में। हालांकि मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड भी है, ठीक है, तो मुंबई बंदरगाह पे ही है। तो क्योंकि हमने पढ़ा भी है कि मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है प्राकृतिक। तो मझगांव सही है कि मझगांव कहाँ पड़ता है? वो मुंबई में पड़ता है। तो इस हिसाब से इसमें क्या है, ये सभी सही हो जाएंगे। क्रिप्टो करेंसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें लिखा है कि इसे स्वर्ण जैसी दूसरों कमोडिटी मतलब वस्तुओं से रिडीम किया जा सकता है, इसकी आपूर्ति केंद्रीय बैंकों द्वारा निर्धारित नहीं की जाती है, इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से निर्मित और संग्रहित किया जाता है, यह विकेंद्रीकृत है। कह रहा सही नहीं है। तो सही नहीं है तो इसको केंद्रीय जो आरबीआई है इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित भी किया जाता है, ये विकेंद्रीकृत है। ये बात तो सही है, लेकिन ये बोला है ऊपर वाला जो डाटा लिखा हुआ कि इसे स्वर्ण जैसी दूसरी कमोडिटी से रिडीम किया जा सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के संविधान के अनुसार एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ठीक है, देखिए जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य के अगर देखेंगे भाग की बात करेंगे तो भाग आपका कौन सा है? 4 क है। जबकि अनुच्छेद की बात करेंगे तो आपका ये 51 क है। और मौलिक कर्तव्य हमने कहां से लिया है? तो हमने रूस की संविधान से हमने मौलिक कर्तव्य लिया है। ये मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक कर्तव्य है, ठीक है ना। और मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है ये 10 + 1 = 11 है नी, 10 + 1 = 11, यानी कि टोटल 11 हैं। पहले 10 जुड़ी, बाद में 1 जुड़ा, टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए आपके 11 हो गए। कितने हो गए? 11। और जो स्वर्ण सिंह समिति है, तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से इसे 10 मौलिक कर्तव्यों को हमने संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 51 क में जोड़ा है, ठीक है। बाद में जब
आप देखेंगे जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में आता है तो उसमें उन्होंने 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया और टोटल संविधान में कितने हो गए, 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। ठीक है, तो यानी कि संविधान जब बना तो उस समय कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, बाद में इसको संशोधन करके जोड़ा गया, 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कह रहा कौन सा सेंशन नहीं है। ठीक है, तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्षों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना, ये तो बिल्कुल है, ये तो कर्तव्य हमारा ही है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझाना और उसका परीक्षण करना, ये भी है। फिर कह रहा है बीमार जीवित प्राणियों को खिलाना और उनकी देखभाल करना। और नीचे क्या है, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अपने यथास्थित बालक के प्रतिपल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये भी है। आपका जो तीसरा है ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है ना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। रासायनिक सूत्र CH4 आता है तो ये तो मीथेन का है ना, क्या है, मीथेन का है। क्या होगा, मीथेन का है, मीथेन का ही तो है, ये मीथेन का क्या है, ये सूत्र है। ठीक है, तो मीथेन है। भारत में खुदरा मुद्रा स्फीति डैश डैश द्वारा दर्ज की जाती है, किसके द्वारा, क्रय प्रबंधन सूचकांक, थोक कीमत सूचकांक या उत्पादक सूचकांक या इनमें से कोई नहीं। देखिए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन क्या आपका सही है। भारत में खुदरा मुद्रा स्फीति ये कोई भी तरीका नहीं है अपनाने का। ठीक है, तो ये हमारे आज के कितने क्वेश्चन थे, क्वेश्चन टोटल थे 20 जो आपने देख लिए, आपने समझ भी लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज से इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।